जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस मैराथन में हम आपके साथ बात करने वाले हैं इस ईवीएस की, यानी कि सीटेट के संपूर्ण ईवीएस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आपको ईवीएस के पार्ट यानी सेक्शन में आपको 30 में से 30 नंबर मिल सकते हैं। और यकीन मानिए, आज के इस वीडियो में जो आपका ईवीएस का पोर्शन है, इस वीडियो से कुछ भी बाहर नहीं पूछेगा। सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया है, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपका परिवहन हो, चाहे घर हो, चाहे आपके पशु हों, या फिर आपके जो नदियां हैं, या फिर आपके जंगल हैं, और जितनी भी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं, मधुमक्खी हो गया, हर चीज़ के बारे में हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। इससे बाहर कुछ जाना नहीं है, ठीक है। बात करें दोस्तों कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो क्या क्या पढ़ना है, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस तो हमने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में बात करें तो देखिए, ये आपका परिवार हो गया, भोजन हो गया, आवास है आपका, पानी है, यात्रा है, पौधे और जानवर हैं, साथ ही आपका पर्यावरण है, आपका काम और खेल है, और हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उन हर एक पॉइंट को, इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं हर पॉइंट पे हम बात करेंगे। साथ ही पैडागॉजी पर एनसीएफ 2005 हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर थीम अगर पूछता है आपसे, अगर पूछे ईवीएस की थीम क्या है तो क्या बताएंगे आप, तो परिवार, क्या बताएंगे, परिवार, मित्र, आवास, भोजन, यात्रा, जल और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो ये टोटल 6 थीमें हैं, ठीक है। उप थीम में आपकी ये चीज़ें आ जाती हैं। उप थीम में जैसे परिवार हो गया, परिवार और मित्र, तो इनसे संबंध, कार्य व खेल, जानवर, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे ये सभी आ जाएंगे। भोजन में भोजन की बात की जाएगी तो इनको चखना और पचाना, पकाना, और आपके साथ जो संरक्षण उनका जो भोजन होता है उसको संरक्षण की क्या तकनीक होती हैं, किसान व भूख, हर चीज़ के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो बशर्ते दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं विस्तार से ईवीएस का ये पूरा पोर्शन। देखिए यहाँ पर लिंग हु फेन, ये क्या है, तो ये हांगकांग का जो है एक पकवान है, यानी कि खाना है। काहे से बनता है, तो सांप के मांस से ये बनता है। अगला है पैटिकोवा, क्या है, तो पैटिकोवा क्या है, ज़मीन के नीचे उगाए जाने वाला एक जो है सब्जी या फल है। सब्जी या फल, इसको पैटिकोवा को कहा जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है, तो केरल में ज़मीन के नीचे। लुई ब्रेल क्या है, तो लुई ब्रेल जो इसके आविष्कारक कहाँ से हैं, तो ये फ्रांस से हैं, ठीक है। देखिए ये ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि, इसके जो आविष्कारक कौन हैं, तो लुई ब्रेल थे, ये फ्रांस से थे। इन्होंने 1820 ईस्वी में जो है इस लिपि का आविष्कार किया। जो ब्रेल लिपि होती है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसमें से जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे, वो इसके माध्यम से अपना पढ़ाई करते हैं। यानी कि आप देखते हैं ट्रेन के, जहाँ पर ट्रेन के डिब्बे होते हैं, ट्रेन की सीटें जहाँ पर, वहाँ पर भी कुछ ऐसे बने होते हैं। 6 अंकों की संरचना होती है, इस पर जो है कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है ब्रेल लिपि। आगे बात करें घरों की संरचना के बारे में, तो देखिए घरों की जो संरचना होती है, ये असम में जो घर बनते हैं, असम में ये खंभे पर, जो बांस के खंभे से टिके हुए घर बनाए जाते हैं असम में। मनाली में यानी कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ घर कैसे बनते हैं, तो पत्थर या लकड़ी के बने घर होते हैं, पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। राजस्थान में कैसे बनते हैं, तो राजस्थान में मोटी दीवार की मिट्टी से इसकी दीवारें बनी होती हैं, और छत जो होती है वो कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हो बहुत सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में छपते हैं कि बांस पर टिके घर कहाँ पर बनाए जाते हैं। सीधा आपको ऑप्शन मिलेगा असम, असम आप टिक करिएगा। पत्थर या लकड़ी से बने घर कहाँ पर मिलते हैं, तो मनाली या हिमाचल प्रदेश में। मोटी दीवारें और कटीली छतें कहाँ पर होती हैं, तो ये राजस्थान में होती हैं, ठीक है। अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। इसमें बादाम इलायची मिक्स जो है चाय बनाई जाती है, बादाम भी पड़ता है और इलायची डाल करके चाय बनाई जाती है, और चाय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, कहवा। अगला है बल्लम, बल्लम क्या है, यह एक प्रकार की छोटी नाव होती है जो लकड़ी की बनी होती है और केरल में चलाई जाती है। इससे क्या होते हैं, इससे जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो नदी या आपकी जो झीलें होती है उसको पार करते हैं, और यात्री भी इसका प्रयोग करते हैं। तो बल्लम क्या है, यह छोटी लकड़ी की नाव होती है। बल्लम छोटी लकड़ी की नाव होती है, कहाँ चलती है, केरल में चलती है। बात करें हाथियों के बारे में, तो हाथियों का सबसे बूढ़ी जो हाथनी होती है
वो झुंड की मुखिया होती है। मतलब महिला जो फीमेल हाथी होगा या नहथनी जिसको बोलते हैं, वो झुंड की मुखिया होगी। और जो पुरुष होता है, पुरुष हाथी, वो झुंड को छोड़ कर चला जाता है। इसमें देखिए एक दिन में जो एक हाथी होती है कितना वजन यानी कि कितना किलोग्राम भोजन खा सकती है। तो 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल पत्ती या झाड़ी खा लेती है, ठीक है। और एक दिन में ये कितने घंटे सोते हैं, तो 2 से 4 घंटे सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं हाथी, तो 2 से 4 घंटे तक हाथी एक दिन में सोते हैं। ये कहाँ, कीचड़ में ठंडा रखते हैं। कीचड़ देखिए, कीचड़ से खेला करते हैं ना, तो कीचड़ उन्हें ठंडा रखता है। कान के पंखों, जो इनके कान होते हैं वो पंखे का काम करते हैं, यानी कान आगे पीछे करते हैं तो उनको हवा लगती है। झुंड में केवल हाथनियाँ या उनके बच्चे होते हैं, ठीक, मेल नहीं होते हैं, ठीक, मेल नहीं होते हैं। जो मेल हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष के बाद जो ग्रुप को छोड़ देते हैं और ग्रुप से अलग होकर अलग चले जाते हैं, ठीक है। अब बात करें हम खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पर है, तो खेजड़ी का वृक्ष पाया कहाँ जाता है, ये खेजड़ी नामक गांव में राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। खेजड़ी कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान का ये एक वृक्ष है। इसको बिश्नोई लोग जो हैं, बिश्नोई लोग इसकी रक्षा करते हैं। और यह 300 साल पहले की बात है, ठीक है, जब यहाँ पर एक अभियान चलाया गया था कि खेजड़ी के वृक्ष बचाने के संदर्भ में। देखिए यहाँ पर शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध है, यानी कि यह गांव है खेजड़ी गांव, यहाँ पर खेजड़ी नामक जो पेड़ होता है, यहाँ पर शिकार करना और पेड़ काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। खेजड़ी का पेड़ जो है ये रेगिस्तान में पाया जाता है और यह कम पानी में उगता है, यानी कि आपका रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी में ये उग सकता है। और इसकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं। इसकी लकड़ी जो होती है इसमें कीड़ा नहीं लगता है। जो यह इसकी खेजड़े का वृक्ष होता है, इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है, इससे दवाइयाँ भी बनती हैं। पेड़ की फलियाँ जो होती हैं इससे सब्जी भी बनती है, यानी कि ये एक छायादार वृक्ष है, ठीक है, ये एक छायादार ये वृक्ष होता है। नेक्स्ट है, अब चींटियों के बारे में बात करें, चींटियों की दुनिया के बारे में। तो देखिए चींटी, दीमक, मधुमक्खी, ततैया एक ही तरह के, सब एक ही प्रजाति के जीव हैं, तो सबका सब पर एक ही बात लागू होती है, यानी कि जो सभी चींटियाँ होंगी, यानी कि चाहे चींटी के बारे में बात करें, दीमक के बारे में, मधुमक्खी, ततैया किसी के बारे में बात करें, तो जो ये होंगी चींटियाँ, इनका काम बटा होता है, रानी चींटी, रानी ततैया, रानी दीमक या रानी मधुमक्खी। किसी के बारे में बात करें तो ये रानी चींटियाँ अंडे नहीं देती हैं। सिपाही कौन सी होती हैं, तो जो सिपाही बिल का ध्यान रखती हैं, बिल के इर्द गिर्द रहती हैं, वो सिपाही होती हैं। मजदूर कौन होती है, देखिए जो खाना यानी भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं, वो लेबर का काम करती हैं। और ये सब दीमक हो गए, मधुमक्खी, ततैया एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। बात करें मधुमक्खियों के बारे में, मधुमक्खी के बारे में, तो हर छत्ते में रानी मधुमक्खी अंडे देगी। केवल कुछ ही इसमें मेल मधुमक्खी होते हैं जो कि वर्कर यानी कि लेबर का काम नहीं करते हैं, ठीक है। अंडे देने का समय इनका कब होता है, मधुमक्खियों का अंडे देने का समय, तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में ये अंडे देने का सबसे अच्छा सीजन इनका होता है। अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय भी यही होता है। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय क्या होगा, तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य का, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अधिकतर मधुमक्खियाँ वर्कर का काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखें गांव से केरल सॉरी गोवा से केरल है, गोवा से केरल के बीच में बात करें तो यहाँ पर मडगांव और कोडिगांव, गोवा का मडगांव से केरल के कोडिगांव की यात्रा करेंगे तो रेल के द्वारा, तो क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर 92 सुरंगें मिलती हैं। अगर आप गोवा से केरल जाएंगे रेल मार्ग के द्वारा, यानी कि मडगांव से कोझिकोड, तो यहाँ पे 92 सुरंगें मिलेंगी और 2000 पुल मिलते हैं। कितने, 2000 पुल, 92 सुरंगें। अब बात करें मलयालम की भाषा के बारे में, तो यहाँ पर मलयालम की कुछ भाषा के कुछ शब्द पूछे जाते हैं, यानी कि मलियम्मा किसको कहा जाता है, मलियम्मा माँ की बड़ी बहन होती है। और अमुम्मा यानी कि नानी को कहते हैं, अमुम्मा किसको कहा जाता है, नानी को। वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। और जो आपका चिटपन है, चिटपन यानी कि इसको चाचा या कुमंजा चाची कहते हैं, चिटपन को। चिटप्पन किसको कहते हैं, चाचा को कहा जाता है, और कुजम्मा चाची को कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें गांधीधाम की, तो देखिए जो गांधीधाम आपका है
ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये कच्छ के अहमदाबाद में पड़ता है। और वाडलस कहाँ पर है? तो ये गुजरात का है। अहमदाबाद यानी कि जो गांधीधाम अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। वाडलस कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। गुजरात के खाने की बात करें तो यहाँ पर ढोकला, चटनी, लेमन चावल, मिठाई यहाँ के मुख्य भोजन है। यहाँ के मतलब गुजरात के। एक है कोझिकोड के बारे में पूछता, तो कोझिकोड कहाँ का है? ये केरल का है। केरल के बारे में कुछ बातें जाने तो ये दक्षिण भारत का एक शहर है जो मालाबार तट पर, यानी कि कालीकट आपने पढ़ा होगा ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कालीकट, तो ये वही उसी तट पर स्थित है। यहाँ पर कोट्टम टाउन भी है। कौन सा? कोट्टम टाउन कहाँ का है? तो केरल का है। नेक्स्ट है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करें तो ये कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी ये एक वेट लिफ्टर थी। कौन थी? वेट लिफ्टर, जो कि आंध्र प्रदेश से थी। ठीक है। और ये जो आपका आंध्र प्रदेश था, ये पहले जी कहाँ पे था? तेलंगाना का हिस्सा, तेलंगाना राज्य का हिस्सा था आंध्र प्रदेश, बाद में बना है ना। और इनके फादर क्या थे? तो इनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे। कर्णम मल्लेश्वरी के फादर क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। जब ये 12 वर्ष की थी तब से इन्होंने इस काम को, यानी कि वेट लिफ्टर का काम स्टार्ट किया। यह 130 किलोग्राम एक बार में उठा चुकी हैं। 130 ग्राम मतलब कि 1 कुंटल 30 किलो एक बार में उठा चुकी हैं। इनकी 4 सिस्टर भी हैं जो कि वेट लिफ्टिंग का करती हैं। और भारत के बाहर ये कितने मेडल जीत चुकी हैं? तो 24 मेडल इन्होंने अब तक भारत के बाहर जीता हुआ है। ठीक है। कितने मेडल जीती हैं? 29 मेडल हैं। कितने मेडल जीती हैं? 29 मेडल इन्होंने जीती हैं। फूल के बारे में बात करें तो कचनार के फूल कहाँ पर पाए जाते हैं? ये यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। फूलों की घाटी किस शहर को कहते हैं? तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड के कहा जाता है। केले के फूल कहाँ पर मिलते हैं? तो केले के फूल आपके केरल में। केले के फूल कहाँ पर? केरल में। सहजन के फूल हिमाचल प्रदेश में। और ये जो फूल होते हैं इनकी सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है। इनकी चाहे कचनार का फूल हो, केले के फूल हो या फिर सहजन हो, इसकी सब्जी बनाई जाती है। ठीक है। अब बात करें गेंदे के फूल के बारे में, जिसको गुलदावरी कहते हो या मैरीगोल्ड कहते हो या फिर जीनिया के फूल के बारे में। तो इससे क्या होता है? कपड़े रंगने का रंग बनाया जाता है। जो आपका गुलदावरी या जीनिया का फूल होते हैं, इससे जो कपड़े रंगने का कलर बनता है, रंग बनता है, वो बनाया जाता है। बात करें पेंटिंग के बारे में। ठीक है। पेंटिंग में जो है, पेंटिंग में मानव, जानवर और पेड़, पक्षी, मछली आदि के चित्र दिखाए जाते हैं। ठीक है। इसमें किसमें? मधुबनी पेंटिंग में। ये मधुबनी पेंटिंग है। कहाँ पर ये पाई जाती है? मधुबनी कहाँ की है? तो ये मधुबनी बिहार की मुख्य पेंटिंग है। कहाँ की? मधुबनी बिहार की मुख्य पेंटिंग है, जिसमें क्या क्या बनाया जाता है? मानव के, जानवर के, पेड़ के, पक्षी, मछली आदि के चित्र बनाए जाते हैं। घर के दीवारों पर यहाँ पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है। और चावल के आटे से चित्रकारी होती है, जिसका रंग चटक रंग होता है। इसे रंग में मिलाकर फूलों व पत्तियों के आदि रंग हल्दी से प्राप्त की, मतलब जो आपके पत्तियां होती हैं, पत्ती से, हल्दी से आदि फूलों के कलरों से ये चित्रकारियाँ बनाई जाती हैं। अब बात करें यूपी का कन्नौज जो है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये इत्र के लिए मशहूर है। यूपी का जो कन्नौज जिला है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, वीडियो में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट तक बने रहेंगे तो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ठीक है। ये जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं हूबहू ऐसे ही प्रश्न सीधा आपके क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं कि यूपी का कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीधा इत्र के लिए। मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन से लीपने से क्यों लीपा जाता है? मिट्टी में गोबर मिलाकर क्यों लीपा जाता है? तो ये कीड़े नहीं लगते हैं। लीपने से कीड़े, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। अगला पॉइंट है नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक लगता है नहीं लगता? तो इसमें ऑप्शन होगा कि नहीं लगता। जो नीम की लकड़ी होगी या कीकर की लकड़ी होगी उसमें दीमक कभी नहीं लगेगा। और जो हमने आपको अभी राजस्थान वाला खेजड़ी बताया था, खेजड़ी, ठीक है, उसमें भी दीमक नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कुछ गांव हैं, वो कहाँ के हैं? यानी कि जो आपका गाजी खान है, गाजी खान कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में। सोहन जो गांव है वो कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। वेलनिका गांव कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका में है। ये हिलगुड़ी जो है कहाँ पर है? हिलगुड़ी, तो हिलगुड़ी भी कर्नाटक में है। ये यहाँ पर बच्चों की पंचायत लगती है। हिलगुड़ी जो है यहाँ पर भीमसेन हिलगुड़ी, यहाँ पर बच्चे की पंचायत लगती है। ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है।
नेलमड़ा कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश का गांव है, ठीक। बाजार गांव कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। कफप रेट कहाँ का है? तो ये आपका भी महाराष्ट्र का है। मुख्तारपुर ये आंध्र प्रदेश का है, जो पंचमपल्ली ज़िले में है। पंचमपल्ली ज़िला आपसे पूछेगा कहाँ पर है? यह मुख्तारपुर। तो ये मुख्तारपुर पंचमपल्ली का एक गांव है, जो कि ये स्टेट पूछे तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। गिजुभाई वाधिका ये कौन है? तो गिजुभाई वाधिका जो है लेखक हैं, कहाँ की हैं? तो ये गिजुभाई वाधिका जो है ये गुजरात से थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सामने पॉइंट है पक्षी के बारे में। सॉरी, अभी एक पॉइंट इसका छूट रहा है इनका, गिजू भाई का। ये क्या लिखते थे? तो बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखते थे। ये गिजू भाई जो ये लेखक थे गुजरात के, ये क्या लिखते थे? बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखते थे। अब बात करें पक्षी के बारे में, तो पक्षी के बारे में, यह केवल अंडे रखने हेतु प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो घोंसला बनाते हैं सिर्फ अंडे रखने के लिए, उसके बाद बच्चे लेके अपना उड़ जाते हैं। बात करें कलचिड़ी की, तो कलचिड़ी एक चिड़िया होती है। कलचिड़ी क्या है? तो यह एक तरह की चिड़िया है जो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। किससे बनाती है? घास से बनाती है। देखिए यहाँ पर चिड़िया जो घोंसले बनाती हैं, कहाँ पर बनाती हैं, कहाँ पर रहती हैं? जो घोंसला बनाती हैं वो किस चीज़ से बनाती हैं? कौन सी चिड़िया जो सबसे ऊंचे पेड़ पर रहती है, सबसे ऊंचे पेड़ की टहनी पर? कौन सबसे ज़्यादा ऊपर उड़ती है? यह पक्षी जो होती है मनुष्य कितना गुना देख सकती है, कितने डिग्री अपना गर्दन घुमा सकती है? तो ये सभी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो जो कलचिड़ी चिड़िया होती है पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, वो भी घास से बनाती है। यह अपर टहनियाँ और जड़ें, ऊन, बाल, रुई और बिच्छा आदि से जो है ये उठा के ले जाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं। बात करें कावा की, तो कावा जो है घोंसला जो बनाता है वो लोहे के तार या लकड़ी की शाखाओं से बनाता है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है, यानी जो कोयल होती है वो खुद का घोंसला नहीं बनाती है, वो जो कौवा होता है कौवे के घोंसले में जाके अंडे रख देती है, और कौवा जो है अपना बच्चा समझ कर उसको मतलब परवरिश करके बड़ा करता है, उसके बाद बच्चे उड़ जाते हैं। बात आती है फाख्ता की, तो फाख्ता ये कैकटस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ से ये घोंसला बनाते हैं, ठीक है। फाख्ता। गौरैया, तो ये कहीं भी आपका देखिए आपके घर के आसपास भी बना लेती है घोंसला। कहाँ पर? आप कहीं भी जो अलमारी होगी, छत होगी, आईने के पीछे, ठीक है, यहाँ पर घोंसला बना लेती हैं। जो कबूतर है, कबूतर भी सेम काम करता है। आपके घर के देखिए घर में भी जो पुरानी बिल्डिंगें होंगी तो आपको वहाँ पर आराम से मिलेगा। अलमारी या छत या खिड़की के आसपास या आईने के पीछे घोंसला कौन बनाता है? तो गौरैया और कबूतर बनाती है। बसंत गौरी की बात करें तो ये पेड़ के तने में छेद बनाती है। कोई पेड़ होता है इसमें छेद कर लेती है, छेद करके वहाँ पर घोंसला बनाकर अंडे रखती है, ठीक है। बात करें दार्जिलिंग की, दार्जिलिंग चिड़िया की, तो ये क्या करती है? ये पत्ते को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है। जो पत्ते होते हैं, कई पत्ते को एक पत्ते को दूसरे से तीली लगा के ऐड कर लेती है, ठीक है। वो फिर घोंसला तैयार करती है, अंडे रखने हेतु उसका प्रयोग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शक्कर खोरा, तो ये भी एक क्या है? चिड़िया है। शक्कर खोरा कैसी क्या है? चिड़िया है। यह पेड़ झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो आपसे क्वेश्चन में सीधा पूछेगा कि पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है? तो शक्कर खोरा बनाती है, ठीक है। यह बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से अपना घोंसला तैयार करती है। लटकता हुआ घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है? तो शक्कर खोरा, ठीक है। गौरैया घोंसला कहाँ बनाएगी? तो ये आपके घर में कहीं पर भी बनाएगी, अलमारी में, छत पर या आईने के पीछे। बसंत गौरैया क्या करती है? एक तना होता है, तना को काट कर इसमें जगह बनाकर यहाँ पर घोंसला बनाएगी। दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है ये कैसे बनाती है? ये नेक्स्ट है आपका वीवर पक्षी, तो वीवर पक्षी क्या करता है? तो ये नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं, फीमेल नहीं बनाती है। वीवर पक्षी में जो नर पक्षी होगा, नर वीवर, वो अपने घोंसले बनाते हैं। मादा अंडे देने हो तो सही घोंसले का चुनाव करती है, यानी कि कई सारे घोंसला नर जो होगा नर वीवर बनाएगा, उसमें से जो मादा वीवर होगी उसको जो घोंसला पसंद आएगा वो अंडे देने हेतु उसको चुनती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गाय के बारे में बात करें, यानी कि अब जानवरों की। अच्छा, जो आपकी चिड़िया होती हैं, चिड़िया तो वो मनुष्य से 2 गुना देखती है। कितने गुना? मनुष्य से 2 गुना देखती है। जानवर कितने गुना देखते हैं? जैसे बाघ वाघ हो गया तो 4 गुना देखती है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर अभी आगे हुए चीज़ें और भी आपकी चिड़िया की भी बची हुई हैं, आगे भी बात करेंगे। यहाँ पर भी बात करें गाय के बारे में। तो गाय क्या होते हैं, आगे के दांत छोटे और नुकीले होते हैं। किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये जो भोजन होता है चारा काटने के लिए। पीछे के दांत चपटे होते हैं, ये चबाने के लिए, यानी कि आगे के दांतों से ये भोजन को काटती हैं, जो कि आगे के दांत नुकीले होते हैं और पीछे के दांत चपटे होते हैं। ठीक है, चपटे होते हैं, जिससे वो जो है भोजन को यहाँ पर दबा के चबाती हैं। बात करें आगे बिल्ली के बारे में या कुत्ता के बारे में। बिल्ली या कुत्ता, तो इसके नुकीले दांत मांस को फाड़ने के काम आते हैं। ठीक है, बिल्ली या कुत्ते के जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं आगे के, वो मांस के फाड़ने के काम आते हैं। बात आती है यहाँ पर सांप की। तो सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु ये चबाता नहीं है, निगलता है। सांप होता है, इसके दांत भी नुकीले ही होते हैं, लेकिन ये चबाता नहीं है, सीधा निकल जाता है। गिलहरी की बात है, तो गिलहरी जो होती है इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए देखो जो गिलहरी होती है अपने दांत को लकड़ी आदि से कटर 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 किया करती है। ठीक है, तो उसके दांत यह नहीं कि घिसते रहें, उसके दांत लगातार बढ़ते हैं। अगर पूछे कि किस जानवर के या किस जंतु का दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, तो ये गिलहरी के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली ज़िला के बारे में। तो मुख्तारपुर गांव है यहाँ का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ज़िले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं। कौन से बुनकर परिवार, यानी कि जो कपड़े की बुनाई करते हैं। ठीक है, बुनाई को ही यहाँ पर पोचमपल्ली बोला जाता है। तो आपसे पूछेगा पोचमपल्ली कहाँ का है, तो आप पोचमपल्ली सीधा क्या बताएंगे, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, पोचमपल्ली कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर खिलौने व इत्र चटाई भी बुनाई जाती है, जो कि यहाँ का मुख्य काम है। और एक पूछेगा कुल्लू गांव कहाँ का है, तो कुल्लू गांव मधुबनी पेंटिंग है। कुल्लू गांव में मधुबनी पेंटिंग है। और यह असम, सॉरी ये हम थोड़ा मिस्टेक हुई, ये जो आपका कुल्लू है ये शॉल के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, असम रेशम के लिए प्रसिद्ध है, और कश्मीर जो है कश्मीरी ये कढ़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, और चींटी के बारे में हमने कहा था ना कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, तो जो चीज़ें छूट रही हैं लगातार हम नीचे उनको आपको बता रहे हैं। जैसे चींटी के बारे में क्या छूटा था, ये भोजन को कैसे पता करती हैं या फिर एक दूसरे के पीछे क्यों चलती हैं, तो सूंघ कर या एक दूसरे के पीछे चलती हैं। देखिए यहाँ पर अगर दूसरे ग्रुप की चींटी है तो उस ग्रुप की लाइन में नहीं चलेगी, यानी कि एक दूसरे चींटियाँ जो होती हैं एक अपने ग्रुप में एक दूसरे की सुगंध के साथ एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर की बात करें तो मच्छर क्या करते हैं, ये पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमको ढूंढते हैं। जहाँ पर कहीं पर भी आप खड़े होंगे तो पैरों की गंध से व शरीर की जो गर्मी होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं। पैर यानी कि तलवे जो होते हैं। सांप की बात आती है तो जो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ठीक है, ये ज़मीनी कंपन से महसूस करते हैं, इनके कान नहीं होते हैं, ये कंपन महसूस करते हैं। ठीक है, बात आती है कि जो सांप होते हैं ये बीन से बीन की आवाज़ कैसे महसूस करते हैं, ये तो ये कंपन होती है ना उसमें, तो कंपन द्वारा वो बीन की आवाज़ को भी महसूस करते हैं। बात करें रेशम कीड़े की, तो ये रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत पर पाला जाता है। ये रेशम का कीड़ा, और यह कई किलोमीटर दूर से भी कई किलोमीटर की दूरी से गंध से अपने जो फीमेल होती है फीमेल कीड़े को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं से जो रेशम कीड़े होते हैं इनको उबाल करके इनसे रेशम बनाया जाता है। किस पौधे पर पाले जाते हैं, तो ये शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। बात करें बाघ की, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देखता है। शायद हमने मिस्टेक से अभी ऊपर 4 गुना बताया था, 4 गुना नहीं होगा, वो 6 गुना होगा। ठीक है, 6 गुना अधिक देख सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो ये जो होते हैं ये कानों को डाइफेक्स से घुमा सकते हैं, और ये जो इनके 2 कान होते हैं दोनों कान अलग अलग साउंड के लिए 2 अलग अलग साउंड को एक साथ सुन सकते हैं। अब बात करें इस अगले पॉइंट के बारे में, तो हवा के कंपन से ये मूंछों के द्वारा जो है शिकार को भांपते हैं कि शिकार किधर गया, यानी कि जो मूंछ के पास इनके बाल होते हैं उसके मतलब जो कोई जानवर गुजरता है तो हवा की तरफ उसकी तरफ ये इसकी मूंछ के बाल उड़ने लगते हैं, तो उसके द्वारा वो शिकार का पता लगा लेता है। और जो गुर्राता है बाघ यानी कि टाइगर जो गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, सुना जा सकता है। इनके कान इतने तेज होते हैं कि ये सुनते जब हैं तो पत्तियों के फड़फड़ाने व जानवर के चलने की आवाज़ में यह अंतर महसूस कर लेते हैं, यानी कि कोई जानवर दौड़ के गया चल के गया
तो पत्तियाँ फड़फड़ा रही हैं कि पत्तियाँ अपने आप फड़फड़ा रही हैं, इस बात का भी ये अंतर महसूस कर लेते हैं। बात करें जानवरों की तो हर चीज़ जो होती है सफ़ेद व काले रंग की दिखाई देती है। जो जानवर होते हैं इनको हर चीज़ काले व सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। बात करें स्लॉथ की तो स्लॉथ क्या है? स्लॉथ जो होता है एक भालू जैसा जीव होता है जो पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। कितने घंटे सोता है? 24 घंटे में से 17 घंटे ये 17 से 18 घंटे तक ये सोया करता है। ये उसी पेड़ की पत्ती को खाता है जिस पर ये रहता है, ठीक है। और जब तक पत्तियां खत्म नहीं हो जाती हैं दूसरे पेड़ पर नहीं जाता है। ये 40 वर्ष में अपने इनका जो जीवन यापन होता है 40 वर्ष का होता है। उसमें सिर्फ 8 पेड़ों पर ये घूम पाते हैं। 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ये घूम पाते हैं। 5 साल यानी कि 5 साल एक पेड़ पर ये रहते हैं, लगातार 5 साल एक पेड़ पर रहते हैं। और हफ्ते में सिर्फ एक बार ज़मीन पर ये आते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक बार ये ज़मीन पर आते हैं और ये नहाने के भी शौकीन होते हैं। ये बहुत आलसी जीव होता है। तो आलसी जीव कौन सा है? स्लॉथ है। अपने जीवन काल में कितने पेड़ पर रहता है? तो 8 पर। 5 साल तक एक पेड़ पर रहेगा, हफ्ते में एक बार सिर्फ ज़मीन पर उतरता है, वो भी शौच करने के लिए तथा नहाने के लिए। अब आप बात आती है यहाँ पर जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क है और यह पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। देखिए जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क है यार, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? रामगंगा इसका पुराना नाम है। और दूसरा नाम क्या है पुराना, वो भी आप नीचे कमेंट करेंगे। ये जो है यहाँ पर शिकार करना मना है, ठीक है। राज जो आपका ये घाना कहाँ पर है? पश्चिम बिहार। तो ये आपका भरतपुर में पड़ता है, राजस्थान भरतपुर में। इसकी एक स्पेशल वीडियो हमने बनाई है, आप जाकर उसमें देख पाएंगे सभी नेशनल पार्क और जीव अभयारण्य, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सपेरों की जाति के बारे में। तो कालबेलिया ये सपेरे की एक जाति होती है। कालबेलिया क्या है? तो ये सपेरे की एक जाति होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं नागगुफन की। तो ये क्या है? नागगुफन क्या है? तो यह एक प्रकार की रंगोली है जो कि सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नागगुफन क्या है? यह एक प्रकार की रंगोली है। कहाँ पर बनाई जाती है? तो ये सौराष्ट्र में बनाई जाती है, गुजरात में, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। आगे बात करें भारत में पाए जाने वाले सांपों के बारे में। तो भारत में कुल कितने जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग हो गया, करायत हो गया, दुबैया हो गया और अफाई हो गया। कौन? नाग, करायत, दुबैया, अफाई। टोटल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप के 2 दांत होते हैं, इन्हीं के द्वारा जहर शरीर में जाता है। जैसे मुँह खोलते हैं और उल्टा हो जाए, थोड़ा सा ये जो दांत होते हैं इसी के द्वारा शरीर में ये जहर डाल देते हैं। सांप के जहर के असर को कम करने के लिए सीरम दवा प्रयोग की जाती है। सीरम दवा जो होती है ये सांप के जहर से ही बनती है। जो सांप का जहर होता है मनुष्य को जब काटता है तो मनुष्य के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? सीरम। और जो ये सीरम होती है ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेफेंथिस पौधा। ये क्या है? कहाँ का है? तो नेफेंथिस जो पौधा होता है ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के जो है मेघालय में ये पौधा पाया जाता है। कहाँ पर? ये भारत में बात करें तो ये मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये जो पेड़ होता है इसको घड़ा पेड़ या पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। इसमें जो जो होता है फूल वो घड़े नुमा होता है और इसमें एक स्मेल आती है। स्मेल से जो है ये कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और जैसे उस फूल पर वो कीड़े मकोड़े बैठते हैं वो तुरंत ऊपर से, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है, ये ऐसे खुला होता है। जैसे यहाँ पे कूड़ा मकोड़ा आके बैठता है यहाँ पर तो तुरंत ये हो जाता है बंद और कीड़े मकोड़े यहाँ पे मर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए नेफेंथिस पौधे जीवों को मार देते हैं। इसमें कीड़े मकोड़े छोटे जीव का शिकार करते हैं जिसमें मेढक, चूहे भी शामिल होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वेलक्रो क्या होता है। तो वेलक्रो जो स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा निर्मित है। ये 1948 में इसकी खोज किए थे। जो आपके जूते होते हैं स्कूल वाले बच्चियों के, छोटे बच्चों के जूते और शूज और बैग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जिसमें से एक नीचे होता है जो एक ऊपर चिपकाया जाता है, वही होता है वेलक्रो। काले कलर का होता है मैक्सिमम। स्कूल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके
जूते में हमेशा फीते की जगह पर लगा होता है, आपने देखा होगा, या बाइक में देखा होगा या प्रसाद में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये इनके दिमाग में ये चीज़ आई कहाँ से थी? तो जंगल में आपने एक पौधा देखा होगा जो कपड़ों में चिपक जाता है, छूटता नहीं है, तो उसको देखने के बाद ही वो जो एक हुक काम कर रहा था, उसी के कारण इन्होंने वेलक्रो की खोज की थी। नेक्स्ट है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो है, हरी मिर्च हरी मिर्च हो गया, कॉफ़ी हो गया, भिंडी हो गया। तो ये जो सब्जियां थी, कौन कहाँ से आई? तो ये कौन कहाँ से आई, ये कविता भी है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ बात करें हरी मिर्च कहाँ से आई, तो पुर्तगाल के व्यापारी इसको लाए थे। कौन लाए थे इसको? पुर्तगाली व्यापारी लाए थे, जो कि दक्षिण भारत से लाए थे। तो हरी मिर्च कहाँ से आई? दक्षिण भारत से आई। आलू और टमाटर भी यहीं से आए, आलू टमाटर और हरी मिर्च ये दक्षिण भारत से आई है। कॉफ़ी हो गया, भिंडी हो गया, ये कहाँ से आई? तो अफ्रीका से। बंद गोभी या मटर कहाँ से आई है? तो ये यूरोप से आई है। सोयाबीन कहाँ से आई है? तो चीन से आई है। एज इट इज़ क्वेश्चन छपेंगे, एज इट इज़ छपते ही हमेशा, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही छपते हैं। नेक्स्ट है आपका अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी कौन था? तो अलबरूनी ये भारत कब आया? तो 1973 में भारत आया था ये, ठीक है। 1973 में भारत आया। कहाँ से आया? उज्बेकिस्तान से आया था। आगे पूछेगा घड़सर तालाब, तो ये किसने बनवाया था? तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसको बनवाया था। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो घड़सर तालाब कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। नेक्स्ट है मृत सागर। मृत सागर के बारे में बात करें तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसका पानी कैसा है? नमकीन है, ठीक है। इसमें अत्यधिक डेंसिटी यानी कि घनत्व होने के कारण इसमें आदमी जो है डूबता नहीं है। 1 लीटर में 300 ग्राम नमक यहाँ पर मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लवणता पाई जाती है ये इसी सागर में पाई जाती है, यानी कि मृत सागर में, ठीक है। लवणता के कारण इसमें मृत जो आदमी है वो डूबता नहीं है। बात करें सिनकोना के बारे में, तो ये पेड़ की छाल है। ये सिनकोना क्या है? सिनकोना ये इसके पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मलेरिया या बुखार की दवा किस पेड़ से बनती है? तो सिनकोना की छाल से बनती है। बात करें अनीमिया की, तो अनीमिया हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है, ठीक है। जो अनीमिया होता है, अनीमिया वो क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। उपाय क्या होता है? तो इससे गुड़ खाइए, आंवला खाइए और हर पत्तेदार सब्जी खाइए, तो अनीमिया जो हो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका रोनाल्डो रोस। तो रोनाल्डो रोस क्या है? ये भारतीय मूल के बताए जाते हैं। इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था कि जो मलेरिया होता है ये मच्छर से फैलता है। मलेरिया मच्छर से फैलता है। किसने बताया था? रोनाल्डो रोस ने बताया था। कहाँ, किस मूल के थे? भारतीय मूल के थे। अब बात करें मिजोरम के बारे में, तो यहाँ की भाषा कौन सी है? तो यहाँ की मिजो भाषा है। भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिजोरम में मिजो भाषा है। रैपलिंग क्या है? तो पहाड़ से उतरना। जब ये जो मान लो पहाड़ होते हैं, पहाड़, तो यहाँ से उतरना की जो प्रक्रिया होती है इसको रैपलिंग कहा जाता है। बात करें हिमालय के माउंट एवरेस्ट की, तो हिमालय या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली या प्रथम महिला कौन सी थी? तो बछेंद्री पाल। ये संसार की 5वीं महिला हैं और भारत की जो है ये पहली महिला है। ये कौन? बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये गढ़वाल के नकुली गांव की रहने वाली थी। गढ़वाल के नकुलिटी गांव की रहने वाली थी। ये कब चढ़ी थी? तो 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर ये चढ़ी थी, ठीक। ऊंचाई कितनी है आपकी इसकी माउंट एवरेस्ट की? तो लगभग जो इसमें बताई गई है ये आपकी 8900 बताई गई एनसीईआरटी में। एग्जैक्ट अगर बात करते हैं तो 8800 शायद 46 ऐसा कुछ है मीटर, ठीक है। लेकिन जो आपके ये एनसीईआरटी में बताई गई है टोटल ये आपकी 8900 बताई गई। तो इसमें अगर पूछता है आपको सी से सीटेट में तो आप 8900 बताएंगे। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। और इसको किस नाम से जानते हैं नेपाल में? तो सागर माथा के नाम से इसको जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। गोलकोंडा की बात करें तो गोलकोंडा क्या है? तो गोलकोंडा ये हैदराबाद में है गोलकोंडा, ठीक। और यहाँ पर 1518 से लेकर 1687 तक राज किसने किया? तो कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ पर राज किया। कब से कब तक? 1518 से लेकर 1787। कहाँ पर है? हैदराबाद में है, ठीक है। नील एंगस्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें इसमें, तो चांद पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कब चढ़े थे? 1969 में। ये मुंबई दिल्ली के बीच की दूरी अगर पूछता है तो मुंबई और दिल्ली के जो बीच की दूरी है 1400 किलोमीटर है,
मुंबई दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, देखिए घरों के बारे में हमने आपको अभी पिछले कुछ स्लाइड में बताया था। तो लद्दाख का घर वहाँ पे छूट गया था। तो लद्दाख का घर जो होता है उसमें पहली या निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती, यानी कि जो पहली मंजिल बनती है उसमें जो है खिड़की नहीं लगी होती है। छत बनाने के लिए यहाँ पर पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की जो छत बनती है छत, तो उसको कैसे बनाई जाती है? पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसमें पश्मीना शॉल की, तो पश्मीना शॉल जो होता है इसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। मतलब एक शॉल अगर आप ओढ़ते हैं तो उसमें 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी आपको मिलेगी। ये बनता किससे? तो एक पहाड़ी बकरी की खाल की नस्ल से जो बाल होते हैं पहाड़ी बकरियों के, उन बकरियों के बालों से पश्मीना शॉल बनता है, जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये बकरियां रहती हैं। कश्मीर में ये बकरियां कितनी ऊंचाई पर रहती हैं? लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। एक शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, कितना घंटा लगता है एक शॉल को बनाने में? 250 घंटा लगभग लगता है। इसलिए यह शॉल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। बकरी का जो है 8 बाल, जो 8 बाल होंगे बकरी के, वो हमारे एक बाल के बराबर हो गए, यानी कि बकरी के 8 बाल बराबर हमारा एक बाल। ठीक है, तो ये हो गया पश्मीना शॉल की। पश्मीना शॉल कहाँ का है? तो ये कश्मीर का है। बकरी कहाँ पर पाई जाती हैं? कश्मीर की पहाड़ियों पर। अब बात करें उपजाऊ ज़मीन के बारे में, यानी कि ज़मीन उपजाऊ ये किससे होती है? तो अगर ज़मीन को उपजाऊ बनाना है तो कैसे बनाओगे? जो जड़ें होती हैं, जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं से, सड़ने से। ठीक है, केचुआ के ज़मीन में छेद बनाने से किसान की ज़मीन पोली हो जाती है। ठीक है, यानी कि जितना भी सामान सड़ता है गलता है और जो केचुआ होता है ज़मीन खोदता है ना, उसमें छेद करता है, पोली करता है, तो उससे ज़मीन क्या होती है? उपजाऊ होती है। बात करें झूम खेती, तो झूम खेती क्या है? ये खाली छोड़ना। देखिए झूम खेती होती है, यह एक जगह को कुछ साल खेती करने के बाद छोड़ देना, यानी कि जंगल जो होते हैं, जंगल को जला करके उसकी राख से उर्वरता जब मिल जाती है तो कुछ समय तक वहाँ पर खेती की जाती है। उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ देते हैं। फिर नई जगह को ऐसे ही बनाते हैं, कुछ साल खेती करते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। कुछ समय यहाँ खेती, फिर कुछ समय यहाँ खेती, फिर कुछ समय यहाँ खेती की जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें यह कहाँ की है? तो ये पूर्वोत्तर भारत की है, जिसमें से आपका मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, इन प्रदेशों में यह झूम खेती की जाती है। बात करें चराव क्या है, तो चराव एक प्रकार का नृत्य है। कहाँ का है ये? मिजोरम का है। किस लिए बनाया जाता है? तो यहाँ जब फसल कटती है, मिजोरम में जो फसल कटती है, तो फसल काटने के खुशी में चराव नृत्य किया जाता है। बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया की थी। इनका जन्म कब हुआ? 1882 में हुआ। मटर के पौधे में आनुवंशिकता की खोज इन्होंने की थी। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने क्या की थी? मटर का जो पौधा थी उसके द्वारा आनुवंशिकता की खोज इन्होंने की थी। बात करें स्कूल जाने ही, तो अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले माध्यम, इसमें से कई चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से भी। तो स्कूल जाने के लिए अलग अलग राज्यों में क्या क्या माध्यम से, किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से बांस से बना पुल, बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर है? ये असम में। यहाँ पर अत्यधिक बारिश के कारण जो होता है, यहाँ पर झील, तालाब या नदियाँ जो होती हैं वो उफान पर आ जाते हैं। तो बांस और रस्सी से पुल बनाकर बच्चे जो होते हैं ये स्कूल जाते हैं। बात करें ट्रॉली की, तो ट्रॉली कहाँ का है? तो ये लद्दाख का है। ट्रॉली जो है ये लद्दाख का है। यहाँ पर चौड़ी घाटी व गहरी नदी खाई को पार करने हेतु ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट पुल, ये सीमेंट पुल कहाँ के हैं? तो ये मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सीमेंट का पुल प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट का पुल जल्दी नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है, या फिर बल्लम या फिर ऊँट गाड़ी, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो बल्लम कहाँ का है? ये केरल का है। बल्लम कहाँ का है? ये केरल का है। लकड़ी की बनी ये छोटी सी नाव होती है बल्लम, हमने ऊपर भी आपको ये चीज़ बताई थी। ऊँट गाड़ी कहाँ की? तो ऊँट तो जाहिर सी बात है राजस्थान का है ये, तो ऊँट गाड़ी कहाँ पे चलेगी? राजस्थान में चलेगी। बैलगाड़ी कहाँ का है? तो बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्रों का है। साइकिल, ये दूर दराज के स्कूल वाले क्षेत्र के लिए साइकिल का प्रयोग किया जाता है। बर्फ़ पर चमक, तो देखिए जो बर्फ़ पर
चमक होती है। उत्तर में पहाड़ियों पर यह हाथ पकड़ कर चलना होता है, ठीक है। आगे आपका ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर हैं? तो ये आपके उत्तराखंड में। जंगल के रास्ते कहाँ पर हैं? तो जंगल के रास्ते आप अरुणाचल प्रदेश आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर नया पॉइंट शुरू होता है। देखिए, एक पक्षी की आंखें उसके सर पर होती हैं। एक पक्षी की आंखें कहाँ पर? उसके सर पर होती हैं, और उसके कान पंखों के नीचे छुपे हुए होते हैं, जिनसे वह सुनता है। और पक्षी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो पक्षी के बारे में ये बातें ध्यान रखिए। जो आंखें होती हैं उसके सिर के ऊपर होती हैं, उनके कान पंखों के नीचे होते हैं, यानी कि जो सर पर होते हैं, सर के नीचे हल्का सा छेद दिखाई देता है, ठीक है। कान पंख नीचे होते हैं और छुपे हुए होते हैं, जिससे वह सुनते हैं। बात करें किजाड़ की या छिपकली के बारे में, तो छिपकली की भी यही विशेषता होती है। बात करें मगरमच्छ की, तो उसकी भी आंखें ऐसी ही होती हैं, जो कि आंखें नहीं, उसके कान ऐसे ही होते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं, ठीक है। आंखें तो उसके सर पे दिखाई देती हैं। बात करें जानवरों के बारे में, तो जानवर पर जो शरीर पर पैटर्न्स होते हैं वो बालों के कारण होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा बार, कि पैटर्न जो होते हैं वातावरण के कारण बनते हैं कि बालों के कारण। तो इसका सही जवाब क्या है? तो जो शरीर पर बने पैटर्न होते हैं वो बालों के कारण। देखिए, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, कोई भी जानवर होता है तो उसके जो पैटर्न बनते हैं शरीर पर, वो बालों के कारण बनते हैं। बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं बनता है। ये सीटेट में कई बार पूछा गया सवाल है। और जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर होते हैं वो जन्म देते हैं, यानी कि जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर होंगे वो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते वो अंडे देते हैं। जैसे किसी भी जानवर को, जैसे छिपकली को देख लीजिए आप, मगरमच्छ को देख लीजिए, तो ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं ना। और जैसे आपका गाय भैंस सुअर आपका, और चीते हो गए, शेर हो गए, सभी इनके शरीर पर बाल होते हैं और कान भी होते हैं। तो इसलिए हाथी हो गए, सभी क्या करते हैं? जन्म देते हैं बच्चों को, ठीक है। अब बात करें भाषाओं के बारे में, तो भाषा के बारे में बात करें, मलयालम कहाँ की है? ये दोस्तों ये कहाँ की? केरल की है। मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की। कोंकणी कहाँ की है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल के कुछ भाग में होती है, ठीक। मराठी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली की है। गुजराती से सीधा आप लगाएंगे गुजरात, ठीक है। बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ कहाँ की है? तो कन्नड़ आपकी कर्नाटक की है, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेन के टिकट के बारे में। ट्रेन के टिकट के दोस्तों बात करें तो यहाँ पर एक जब समय आप यात्रा करते हैं, जो आपका एक टिकट होगा, टिकट पर क्या क्या चीज़ें होती हैं उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन आता है। तो ट्रेन के टिकट पर क्या होगा? ट्रेन का नंबर होता है, यात्रा शुरू होने की डेट व समय होता है, यानी कि किस समय आपकी ट्रेन आ रही है। शुरुआत जैसे मान लो 4 PM की, तो 4 PM लिखा होगा। और डेट, जैसे जो डेट होगी, जिस डेट को आप जाना चाहते हैं, जैसे आपका जो सीटेड फरवरी में है तो फरवरी के जिस डेट का आप टिकट करवाएं वो डेट उस पर लिखी होगी। रिजर्वेशन जो रहता है, ये रिजर्वेशन टिकट की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर बर्थ व कोच नंबर लिखा होगा, ठीक है। कॉस्ट यानी कि किराया कितने रुपए का टिकट है आपका, वो लिखा होगा। और डिस्टेंस यानी कि कितने किलोमीटर की है, जैसे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कितनी है, हमने अभी पीछे बताया स्लाइड पे 1400 किलोमीटर थी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस लिखी होगी, बर्थ कोच लिखा होगा, किराया लिखा होगा, यात्रा शुरू होने का समय और डेट लिखा होगा, और ट्रेन का नंबर होगा। तो इतनी चीज़ें जो होती हैं वो एक टिकट पर मेंशन होती हैं। बात करें पेड़ के बारे में, तो पेड़ों के बारे में बात करें सबसे पहले बरगद के बारे में। तो बरगद क्या होता है? उनमें जो लटकती हुई जड़ें होती हैं उनको प्रॉप रूट कहा जाता है, ठीक। और ये प्रॉप रूट क्या होती हैं? एक तरह की जड़ें ही होती हैं। बात करें डिटार्ज ओक की, तो डिटार्ज ओक कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। जिसको आप क्या कहते हैं? यूपिलिस्टस कहते हैं या फिर सर्रे का पेड़ कहते हैं। ये जो पेड़ होता है बहुत, इसकी जो है जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये ग्राउंड वाटर को बहुत तेज़ी से खींचता है, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा ये पेड़ पीता है। जिस पानी को ये तने में क्या होता है? तने में स्टोर कर देता है, ठीक है। जो आपका ये पेड़ होता है यूपिलिस्टिक का, इसको जब काटते हैं देखते हो पानी बहा करता है, तो जड़ों से पानी खींच करके तने में स्टोर करता है, पानी बहुत ज़्यादा खींचता है। इसलिए आपको इंडिया में जो है इस पेड़ को काटने पर गवर्नमेंट ने छोड़ दे रखी है, यानी कि प्रतिबंध किसी भी प्रकार का इस पेड़ पर काटने पर नहीं है। बात करें कुछ त्योहारों की, तो जो आपका बिहू त्यौहार है, बिहू त्यौहार कहाँ का है? ये असम में मनाया जाता है, ठीक है। बिहू त्यौहार कहाँ का है?
ये असम में मनाया जाता है। ये जब चावल की नई फसल कटती है तो नई फसल काटने के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है तो 14 से 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। और पंजाब में इसे क्या कहते हैं, पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं, जो कि 14 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, लोहड़ी। ठीक है, पंजाब में बांस के द्वारा, इससे बांस के द्वारा जो है भेला घर बनाया जाता है और इसमें जो है फेस्टिवल के ओकेजन पर ये बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आबू धाबी के बारे में कुछ बात करें तो आबू धाबी क्या है तो ये यूएई का है। ठीक है, और ये यूनाइटेड अरब अमीरात इसका नाम है और यहाँ की जो करेंसी है दिरहम है। ठीक, अबू धाबी कहाँ पर है तो यूएई का है ये यूनाइटेड अरब अमीरात इसका पूरा नाम है। यहाँ की करेंसी दिरहम है। ठीक है, बात करें जो है केरल के बारे में, केरल के प्रमुख फल के पेड़ जो होते हैं केरल के, तो नारियल का यहाँ का प्रमुख पेड़ होता है। ठीक है, दूसरा होता है बिटल नट जिसको आप सुपारी कहते हो। ठीक है, पपीता, केला, बाबू, बोसा, ये सभी क्या हैं, ये सब यहाँ केरल के जो हैं वृक्ष हैं। बात करें पाकिस्तान में उगने वाले एकमात्र वृक्ष तो ये खजूर का है। सॉरी, रेगिस्तान में खजूर है। ठीक है, और जो थोड़ा सा कम रेगिस्तान होगा वहाँ पर खेजड़ी का वृक्ष भी उगता है। ठीक, केरल के मसाले की बात करें तो तेज़पत्ता, काली मिर्ची और इलायची, ये सभी जो है केरल के मसाले हैं। गरम मसाले में बात करें तो इलायची, ठीक है, इलायची आपका, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक और जीरा, तो इतने मसाले मिलाकर आपका गरम मसाला बनता है। गरम मसाले में क्या, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक और जीरा। ठीक है, अगला है आपका लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ की थी, ये भारतीय नौसेना के कमांड जो है डॉक्टर हैं। ठीक है, कौन है, भारतीय नौसेना के डॉक्टर हैं और ये सबसे पहली महिला हैं जिन्होंने परेड की अध्यक्षता में जो है अध्यक्षता। ठीक है, और बात करें आगे तो ये जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में थन्ना मंडी क्षेत्र में से हैं। ये राजौरी जो कश्मीर का ये आपका राजौरी ज़िला है, थन्ना मंडी क्षेत्र ये यहाँ की हैं। और एक परेड में जो है कितने कमांडर्स होते हैं तो 36 होते हैं। आगे बात करें लद्दाख के बारे में तो लद्दाख में जो है तिब्बती भाषा में इसे, जो तिब्बती भाषा होती है उसको भोटी भी बोलते हैं। ठीक है, मदर को क्या बोलते हैं ये तो मदर को गामा LE बोलते हैं। सॉरी, अम्मा ले, मदर को क्या बोलते हैं अम्मा ले और फादर को अब्बा ले। लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी बोलते हैं, मदर को क्या, मम्मी को क्या बोलते हैं अम्मा ले और फादर को अब्बा ले ये बोलते हैं। ठीक है, अब्बा ले। बात करें कुत्ते की तो कुत्ता एक निश्चित क्षेत्र का होता है। कुत्ता जो होता है वो एक निश्चित क्षेत्र का होता है। देखते हैं जो आपके गली मोहल्ले में कुत्ता होगा वो एक निश्चित क्षेत्र में ही रहता होगा। ठीक है, दूसरे कुत्ते का पेशाब मल की गंध से उसके अपने क्षेत्र में प्रवेश से पहचान लेते हैं। यानी कि जो देखते हो बाथरूम करते हुए कुत्ता जब किसी रास्ते जाता है तो बाथरूम मल करते हुए जाता है तो और जो कुत्ते होते हैं दूसरे क्षेत्र के तो उसके मल की गंध से उसको पहचान लेते हैं। और जो कुत्ता होता है अपने रास्ते को भी, किस रास्ते से गया किधर से वापस आना है, अपने मल की गंध से वो वापस आता है, कितनी भी दूरी तय कर ले कुत्ता। ठीक है, बात करें पक्षियों की तो जो पक्षी होते हैं अधिकतर पक्षी की जो दो आँखें होती हैं उनके सर पर दोनों साइड होती हैं, अमूमन दोनों साइड होती है, लेकिन मतलब समझिए क्या होता है। जो इनकी दो आँखें होती हैं, जैसे आपकी आँखें हैं, आपके दो आँखें होने के बाद भी दो अलग अलग जगह पर नहीं देख सकते, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। यानी कि जो दो आँखें हैं उनकी वो एक समय में इस चीज़ को देखेंगे, दूसरे समय में इस चीज़ को, एक ही समय में दोनों आँखों से अलग अलग चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। जब वे सीधा सामने देखते हैं तो अब जो फोकस उनका वो सीधा ऑब्जेक्ट पर ही होता है। ठीक है, अधिकतर पक्षियों की आंखें जो होती हैं फिक्सबल होती हैं। अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो फिक्सबल होती हैं, अतः उन्हें देखने के लिए सर को घुमाना पड़ता है। देखते हो जो चिड़िया होती है सीधे नहीं बैठती, वो अपने सर को घुमाया करती है ना, ठीक ठीक लगातार, तो वो इसलिए घुमाती है क्योंकि लगातार इधर उधर देखती रहे। ठीक है, कुछ पक्षी जैसे चमगादड़ हो गया, बाज हो गया, चील हो गया, गिद्ध हो गया, मानव से 4 गुना देखते हैं। जो पक्षी होते हैं वो 4 गुना देखेंगे, जो जानवर हैं जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया और चीता हो गया, ये सभी कितना देखेंगे तो मनुष्य का 6 गुना, चिड़िया 4 गुना और जानवर 6 गुना। ठीक है, कुछ पक्षी देखिए, हाँ यहाँ पे हमने आपको बता दिया। तो ये देखना है कि कितना कौन देखता है। तो मानो अगर
इतना देखिए ये सब दिया हुआ है, तो सीधा आप ये सब नहीं पूछेगा, ये सीधा पूछेगा कि जो जानवर है, जानवर कितने गुना मनुष्य का देखता है, तो 6 गुना, पक्षी कितना, 4 गुना। ठीक है, सीधा आगे बढ़ते हैं। जानवर जो होती है हमारी तरह बहुत सारे रंगों को नहीं देख पाते हैं। जानवर हो गया चाहे पक्षी हो गए, ये हमारी तरह बहुत सारे रंगों को नहीं देख पाते हैं। दिन में जगने वाले जीव कुछ रंगों को ही देख पाते हैं। रात में जगने वाले जीव जानवर जो होते हैं केवल ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। जैसे आपका उल्लू हो गया, इसकी जो आंखें होती हैं ये अपनी आंखों से सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चीज़ें ही देख सकता है। एक पक्षी द्वारा दोनों आंखों का एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि जब एक साथ दोनों आंखों से जो पक्षी होते हैं एक साथ एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे तो डिस्टेंस का वो अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, अगर उनकी आंखों का फोकस को अलग अलग चीज़ों पर है तो वो रेंज ऑफ विज़न को बढ़ा लेते हैं। यानी कि जब अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो रेंज ऑफ जो है विज़न वो अपना खुद का बढ़ा लेते हैं, देखने की क्षमता बढ़ा लेते हैं। बात करें अबाउट स्लीप यानी कि सोने के बारे में, तो कौन कितना सोता है, कौन सा जीव कितना सोता है। बात करें सबसे पहले पक्षी के बारे में, तो छिपकली के बारे में। तो जो छिपकली होता है ये पूरे जीवन तक, पूरे एक सीजन ये डीप स्लीप रहती है। जैसे कि आप गर्मियों में देखते हो ये बाहर निकलती है, लेकिन सर्दियों में ये पूरा एक सीजन जब तक सर्दी रहेगी जब तक ये आपके कमरे के इर्द गिर्द कहीं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, गाय जो होती है 24 घंटे में 4 घंटे सोती है। जो आपका अजगर होता है जिसको पाइथन कहते हो, पाइथन 18 घंटे तक सोया करता है, यानी कि सिर्फ 6 घंटे आपका ये जो पाइथन है ये जगता है। ठीक है, जिराफ हो गया, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, हाथी 2 से 4 घंटे मात्र सोता है। ठीक है, बात करें कि कौन सा जानवर किस लिए खतरे में है, तो जो आपका टाइगर होता है अत्यधिक अलर्ट जानवर है, फिर भी क्या है ये खतरे में है। हाथी किस लिए मारे जाते हैं, तो हाथी दांतों के लिए मारे जाते हैं। जो हाथी का दांत होता है बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली, इसलिए केरल साइड में देखते हो आए दिन घटनाएं कुछ समय पहले घटित हुआ करती थी। अगला है आपका टाइगर हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया है, उनकी जो स्किन होती है चमड़ी, चमड़ी के लिए सब मारे जाते हैं। जैसे चाहे टाइगर हो गया, टाइगर चमगा जो आपका मगरमच्छ होता है ये सभी चमड़े के लिए मारे जाते हैं। जो सांप होता है इसके जो चमड़े से क्या बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं। गेंडा जो होता है, गेंडा भी सींग के लिए मारा जाता है। हाथी दांत के लिए मारा जाता है, गेंडा सींग के लिए शिकार किया जाता है। कस्तूरी मृग जो होता है जो कश्मीर में पाया जाता है, इसके इत्र की खुशबू के लिए इसका शिकार करते हैं लोग। ठीक है, आगे बात करें इंदो पार्कों की, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। और घाना कहाँ पर है, पश्चिम बिहार, ये कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में है। तो यहाँ पर कोई भी शिकारी शिकार नहीं कर सकता है, जंगल को हानि यहाँ पर नहीं पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से भी हैं। नेक्स्ट है सांप और सपेरे के बारे में। ठीक है, तो सांप जो सपेरे को कॉलबेलिया भी कहा जाता है। ठीक है, और ये नागगुफन क्या है, नागगुफन एक तरह की क्या है, ये डिज़ाइन पेंटिंग है जो कि नागों की शेप व स्किन के तौर पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी नागगुफन क्या है, तो ये आपकी डिज़ाइन या रंगोली पेंटिंग कहा जाता है। ये कहाँ पर, सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में ये बनाई जाती हैं, जैसे जिसमें रंगोली व कढ़ाई या अन्य सजावट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सपेरा, सांप को उसकी डंक से पहचान लेता है। जो सपेरा होता है उसके डंक से पहचान लेता है कि कौन सा सांप है। और सपेरे जो होते हैं जंगलों में घूमा करते हैं और पाए जाने वाले कई तरह के पौधों से वो दवाइयाँ बनाते हैं। साथ ही सांप जो है क्या कहलाता है, तो सांप खेतों में चूहों को खाता है, जिसकी वजह से किसानों का यह मददगार या मित्र या फिर आपका जो है सहायक कहलाता है। बात करें फूड डाइजेस्टिंग की, तो फूड डाइजेस्टिंग अमाशय का तापमान कितना होता है फूड डाइजेस्टिंग में, तो 30 सेंटीग्रेड। ठीक है, खाना किस में पचता है, तो एसिडिन स्टोमच में खाना पचता है। ठीक है, उड़ीसा के कालाहारी में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। बात करें चावल उत्पादन, तो वैसे तो जो है वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन आपका यहाँ पर बताया गया है उड़ीसा के कालाहारी में, सीटेट में उड़ीसा के कालाहारी में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। कांच के जार में सुखाना जो है, सुखाना ताकि मॉइस्चर ना बचे ना ही अचार खराब हो। यानी कि जो अचार होता है काहे में रखा जाता है, सुखाने के बाद कांच के जार में रखा जाता है, उसमें मॉइस्चर नहीं बचता है, अचार इस कारण से ख़राब नहीं होता है। और जो चावल होता है, चावल को काहे में रखा जाता है, तो चावल को पानी में जो है एक बड़ा सा पात्र में पानी रखा जाता है, फिर छोटे से पात्र में चावल इसमें रखा जाता है, तो चावल जो है ख़राब
नहीं होता है। बात करें मिल्क की यानी कि दूध की, तो दूध जो होता है इसको भी उबाला जाता है। उबाल करके पानी के बड़े पात्र में, छोटे से पात्र में रख, जैसे बड़ा सा पात्र कोई होगा उसमें छोटे से, उसमें किसी जो है लोटे या भगोले में आप रख सकते हैं तो ख़राब नहीं होगा। बने हुए चावल की बात करें तो गीले कपड़े में बांध करके रखा जाता है। ठीक है, गीले कपड़े में बांध करके, या फिर जैसे चावल जैसे आपने दूध रखा है ऐसे रख सकते हैं। हरा धनिया पूछता है कैसे आप बचाएंगे, तो हरा धनिया जो है उबाल करके बचा सकते हैं। ठीक है, उबाल करके उसको रख के बचा सकते हैं। प्याज और लहसुन हो गया, तो इसको क्या करेंगे आप किसी खुली जगह पर रखेंगे, किसी सूखी और खुली जगह पर रखेंगे तो प्याज और लहसुन बचा रहेगा। इसको जो है कॉटन के कपड़े में भी लपेट के रख सकते हैं, बचा रहेगा। सीधा एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि किसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। बात करें बीज की, तो बीज को बहुत बड़ा यात्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बहुत बड़ा यात्री? क्योंकि ये जो है ये ट्रैवल बहुत तेज़ी से करते हैं, पानी के द्वारा बहुत तेज़ी ट्रैवल करते हैं। यानी कि मान लो किसी नदी आदि में डाल दिया जाए तो नदी आदि से बह करके ये बहुत ज़्यादा दूरी तक अपनी यात्रा को तय करते हैं, इसलिए बीज को बहुत बड़े यात्री कहा गया है। ठीक है, और ये टाइनी हुक्स के द्वारा जो है ट्रैवल करते हैं, तो बीज को क्या कहा जाता है? बहुत बड़े यात्री कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये गढ़सीसर क्या है, तो गढ़सीसर जो होती है यह एक जगह है, कहाँ की है? ये एक तरह की झील है। ये जैसलमेर की एक झील है जिसमें से 9 झीलें पहले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। ठीक है, और यहाँ जैसलमेर में एक वर्ष में एक बार यहाँ पर एक भी बार वर्षा यहाँ पर नहीं होती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो होता है यात्री लोग जाया करते हैं। ठीक है, जो कि पानी को संरक्षित करने के लिए, पानी को उपयोग करने के लिए यह झील बनवाई गई थी। ठीक है, आगे बात करें कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं, तो कुएं क्यों सूखते जा रहे हैं? तो जो पानी निकालने के लिए आप मोटरों का अधिक प्रयोग करते हैं, इस वजह से कुएं सूख रहे हैं। ऐसी झीलें जिसमें वर्षा जल जो है संग्रहित होता था, लेकिन अब वो झीलें आपकी ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, जो जंगल थे, पेड़ थे, उसको काट के वहाँ की ज़मीन हमने बना दी। जो आपने पेड़ वेड़ काट दिए उस वजह से भी ऐसा होता है कि जो आपके कुएं सूख गए हैं। ठीक है, बात करें कि बावली क्या है, तो बावली जो है सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, जब जोधपुर में 1986 में बारिश नहीं हुई थी तो ये बावली यानी कि सीढ़ीदार कुआं यहाँ पर बनाया गया था। बात करें दांडी यात्रा के बारे में, तो दांडी यात्रा किसने की थी, तो गांधी जी ने। कब की थी? 1930 में। कारण क्या था, तो आम लोगों को नमक नहीं देना के कारण ये बनाया गया। यानी कि जो अत्यधिक टैक्स जो इंग्लैंड वालों ने लगाया था, अंग्रेजी सरकार ने, वो टैक्स को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने नमक बनाने के लिए आंदोलन किया था। यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? अहमदाबाद से दांडी सागर किनारे तक। यानी कि आंदोलन जो था ये नमक कानून के खिलाफ था। ठीक है, आगे बात करें मच्छरों से मुकाबले के बारे में, तो मच्छरों से क्या होता है? ये मलेरिया नामक बीमारी होती है, जो कि बुखार आता है जो ठंड के साथ, कंपन के साथ आता है। दवाइयाँ क्या है, तो शैवाल ट्री की शाखा से बनाई जाती है। आयरन किससे मिलता है, तो आयरन जो है गुड़ से, आंवला से और हरी सब्जियों से मिलता है। मक्खियाँ जो होती हैं, मक्खियाँ पेट का जो आमाशय होता है उससे संबंधी बीमारी का कारण बनती है। जो चीज़ें आप खाते हैं, खुले में रखी हुई चीज़ें खाते हैं, मक्खियाँ बैठी हुई उस पर गंदगी मचाती हैं, तो उससे क्या होता है? आमाशय जो होता है, आमाशय में बीमारी होती है। बात करें अलगी क्या है, तो अलगी एक प्रकार का पौधा है जो कि मुख्यतः बरसात के मौसम में पैदा होता है। अलगी यानी कि जो काई जिसको कहते हो, ठीक है, काई जो होती है उसी को कहते हैं। जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ये अधिकतम पैदा होती है। बात करें रोनाल्ड रॉस की, तो रोनाल्ड रॉस कौन थे? ये वैज्ञानिक जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर देखा पहली बार, और इन्होंने यह बताया कि जो मलेरिया होती है, मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। इससे पूर्व लोग मलेरिया का कारण एक जो है दूषित हवा को मानते थे, तो ये दूषित हवा से नहीं, ये मच्छर जो होता है, मच्छर से ही मलेरिया बीमारी फैलती है। और मलेरिया एक सिंगल कॉल्ड प्रोसाइड होता है जिसे आप प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, और जो ये बीमारी होती है ये फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर कैसा होता है? सफ़ेद कलर का लगभग होता है। बात करें अनीमिया की, तो यानी कि नॉर्मल इंसान में जब खून की कमी हो जाए, पोषण में कमी होने लगे, तो यह बीमारी मानी जाती है। 17 नवंबर 2007 को पिल्लो के स्कूल में बीमार हजारों बच्चे के होने के बाद इस बीमारी का
पता लगा था। और जो ये शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, इसमें वृद्धि और विकास रुक जाता है, ठीक है। और ये हेल्थ इसमें पीक पर हो जाती है, बच्चा जो है एकदम बीमार सा, एकदम जो है कमज़ोर सा हो जाता है। इसमें आयरन की दवाइयाँ इसलिए जो है दी जाती हैं बच्चों को और बच्चे की मम्मी को। नेक्स्ट है मलेरिया की दवाइयाँ। तो मलेरिया की दवाइयाँ जो होता है ये पुराने समय में शैवाल पेड़ की छाल से बनती थी पीस करके, जिसको सिनकोना का पेड़ कहते थे, ठीक है। एक दवाई बनाई जाती थी और इसे जो है मलेरिया को पेशेंट को दिया जाता था और इसकी टहनी को उबालकर उसका पानी भी पिलाया जाता था, जो कि अब दवाइयों के रूप में दिया जाता है, ठीक। बात करें अपयुगो, यानी कि जो नेताओं के बारे में बात करें तो एक अच्छे नेता की विशेषता क्या होती है। सीटेट में यहाँ से भी आइडेंटिटीज क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आप जब सफ़र करते हैं टू गो के अंतर्गत, यानी कि जब आप कहीं सफ़र पे जाते हैं तो जो एक अच्छा नेता होता है वह दूसरे के बैग उठाने में मदद करता है, ठीक है। ग्रुप को आगे भेजकर स्वयं लास्ट में चलता है, यानी कि जो ग्रुप होगा वो आगे चलेगा और खुद सबसे पीछे चलेगा, ठीक है। जो नहीं चढ़ पाते उसकी मदद करते हैं, रुकने व आराम करने के लिए एक अच्छी जगह का चयन करते हैं, जिन्हें दिक्कत हो उनका ध्यान रखते हैं, समूह हेतु खाने का पर्याप्त बंदोबस्त करें, अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट व खुद को गलत होने पर स्वयं को जिम्मेदारी लें, ठीक है। तो ये अच्छे नेता के गुण होते हैं। बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन व आयरन की, तो विटामिन व आयरन हमें सर्दी में गर्म रखने में सहायक करते हैं। बात करें टेकला गांव की, तो ये जो है 1600। तो दोस्तों ये टेकला गांव जो है ये कहाँ का है, ये राजस्थान का है, ठीक है। अब ये क्लैंपिंग करते समय बॉडी का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए और बॉडी कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल के बारे में बात करें तो फर्स्ट इंडियन वोमेन और 5th इन द वर्ल्ड, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। हमने पीछे स्लाइड में इस चीज़ को बताया है। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागरमाथा कहा जाता है। गाँव की बात करें नाकुरी गांव, तो कहाँ की है, गढ़वाल की है, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर काशी में है, ठीक है। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। गाइड की बात करें तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह हैं, ठीक है। इनके जो गाइडर रहे हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, ठीक है। 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट के लिए इनको चुना गया, जिसमें से ये इनकी टीम में कुल 18 लोग थे और 7 महिलाएं रही हैं। ये 7300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ़ के तूफान का सामना करने के बाद ये हार नहीं मानी थी, ठीक है। और 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर यह 8900 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती हैं। और वहाँ कितने मिनट रुकी थी, तो 43 मिनट वहाँ पर रुकी थी, ठीक है। बात करें मुंबई की, तो मुंबई जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है शहर है। भारत का जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, मुंबई में है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी आदि जिले बीच में पड़ते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो है रास्ते बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ में। बात करें लेह लद्दाख की, तो यहाँ पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर से आपको गुजरना होगा। लेह लद्दाख के लिए जम्मू कश्मीर से गुजरना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नाइथना जो है लाइनान टेंट का प्रयोग होता है। लेह लद्दाख में कौन सा प्रयोग होता है, तो ये नायलॉन टेंट का प्रयोग किया जाता है। लद्दाख में ठंड, जो लद्दाख होता है उसका ठंड का रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर जो बर्फ़ होती है ये बहुत ज़्यादा ये हाइट पर है और बहुत ज़्यादा शुष्क यहाँ पर बर्फीली हवाएं हैं, ठीक है। लद्दाख के घर लकड़ी के ढलान की छत के बने होते हैं और बर्फ़ से ढके होते हैं, ठीक। मनाली शायद कुछ छोटा क्या इधर देखिए, यहाँ पर हमने बताया जो बर्फ़ का रेगिस्तान किसको कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख में जो घर होते हैं लकड़ी के ढलान में बने हुए बर्फ़ के होते हैं, ठीक है। और ये मनाली कहाँ पर है, मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा ढकी होने के कारण, यहाँ शुष्कता के कारण यहाँ पर कोई भी पौधा नहीं होता है। झूले झूले शब्द का क्या अर्थ होता है, स्वागत स्वागत। ये लद्दाख का जो है शब्द है, ठीक है। यहाँ पर जो पत्थर के मकान, पत्थर के ऊपर एक जो पत्थर के मकान होते हैं एक के ऊपर एक होते हैं। यहाँ पर गीली मिट्टी और नींबू की लाइट से यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। घर के फर्स्ट फ्लोर पर में जो है भूसा भरा होता है। सीढ़ियाँ
लकड़ी की होती हैं यहाँ पर, ठीक है। निचला मंजिला जानवरों के लिए होता है और ऊपर जो है मनुष्य रहते हैं। जब ठंडा अधिक पड़ जाती है तो सब भी नीचे रहने लगते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं। लद्दाख में क्या क्या होता है, तो लाल मिर्च, संतरा, कद्दू जो है, पीला भुद्रा आदि जो है लद्दाख में होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इसको हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो इसको आप वीडियो रोक के पढ़िएगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे। जो यहाँ पे लकड़ी की छत होती है और मोटी दीवारें, ये किस लिए बनाई जाती हैं, तो ठंड से बचने के लिए। ये अब देखिए यहाँ पर, ये जो आपका चांगथांग है, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर होते पथरीले मैदान है। यहाँ पर बहुत अधिक जगह पर सांस लेने में दिक्कत होती है और सर दर्द, कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर O2 लेवल लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पेट्रोल पंप और मैकेनिक नहीं होते हैं, ठीक। अब बात करें जो है चंपा जनजाति की। चंपा जनजाति कहाँ पर होती है, ये पहाड़ियों पर रहते हैं, 5000 मीटर की ऊंचाई के आसपास यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, यहीं पर लद्दाख में। और ये भेड़ बकरियाँ पालते हैं, दूध, मांस, खाल, टेंट सभी जो ये ऊन ये सभी किससे, भेड़ों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हर परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार का जो है ये चिन्ह लगाए रहते हैं। जिस परिवार के आसपास मतलब उसके पास जितने अधिक भेड़ बकरी होगी वो उतना ही अमीर होगा। इन्हीं विशेष बकरियों से इन्हें पश्मीना शॉल ऊन का भी प्राप्त होती है। यह जनजाति लोग ऊंचे ठंडे जो जगहों पर ले जाते हैं, जिससे इनकी ऊन बहुत मुलायम, सॉफ्ट व गर्मी देने वाली भी अधिक होती है, ठीक है। और जो पश्मीना शॉल होता है बनाने में कितना समय लगता है, तो जो 250 घंटे एक शॉल में बनाने में लगता है। इनको जो टेंट लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, टेंट को रेबो कहा जाता है, ठीक है। चलिए इनको आप पढ़िएगा। श्रीनगर में अलग अलग तरह के खुद पहाड़ियाँ, पानी, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़िएगा। पश्मीना शॉल के बारे में हमने बताया। श्रीनगर के कुछ घर हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। और कश्मीर के कुछ गांव हैं, इसको भी आप देखिएगा, ठीक है। धरती कब कांपी, चलिए हाँ इसको देख लेते हैं, क्योंकि धरती कब कांपी, तो 26 जनवरी सन 2001 को जो कच्छ का गुजरात है यहाँ पर भीषण भूकंप आया था। अहमदाबाद का जो ये जगह थी कच्छ का गुजरात, यहाँ पर भीषण भूकंप आया। जब भूकंप आए तो क्या, चलिए बात करते हैं, जब भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, सीधा सवाल यहाँ से भी पूछता है। तो जब भूकंप आता है आपको तो क्या करना चाहिए, सीधा खुली जगह पर जाना चाहिए। किसी पेड़ या बिल्डिंग के नीचे छुपना नहीं चाहिए। जो खुला मैदान वहाँ पर जाके सीधा लेट जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ के नीचे जाएं और उसको पकड़ लें, ठीक है। मजबूत चीज़ को पकड़े रहें। और बात करते हैं, चलिए नीचे, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये चीज़ें जो हैं इनको ठंडे और गर्म चीज़ें आप देख लीजिएगा। कौन करेगा यह काम, तो कौन करेगा यह काम, इसको भी आप देख लीजिएगा। वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हाँ, इस चीज़ को, जो आपका मोरेगांव है, मोरेगांव जो आपके भीमराव अम्बेडकर, ये महाराष्ट्र के मोरेगांव से थे, ठीक। और ये जो भीमराव अम्बेडकर थे भारतीय संविधान के निर्माण कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। बात करते हैं नागपाड़ा अफासा मंसूरी बास्केटबॉल टीम, तो ये कहाँ की है, ये मुंबई की है। बिस्कोटिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ पर है, तो बिस्कोटिया ये मुंबई का है। सोलापुर कहाँ का है, तो सोलापुर भी मुंबई का स्टेशन है। वाद विवाद के लिए बात करें तो वाद विवाद चर्चा के द्वारा लैंगिक मतभेद जैसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। लड़के लड़कियों के लिए समान अवसर या समान खेल, समान भी मौके दिए जाने चाहिए। वाद विवाद से ये चीज़ों को जो जेंडर रूढ़िवादिता है इसको खत्म करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। चर्चा ये भी देख लीजिएगा, कच्चा खाना ये भी देख लीजिएगा, कच्ची खाल। और बीज के लिए हमने बताया, बीज के लिए भी आप देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। किसान जो केचुआ होता है, केचुआ जो है किसान का मित्र होता है। सांप क्या होता है, किसान का मित्र होता है। क्रोकटोन क्या है, तो एक पौधा है, सिंगल है। ये ज़मीन की जो है, ये पौधा क्या बताता है कि ज़मीन सूख गई है, ये सिंचाई के लिए अब ज़रूरत है। तो क्रोकटोन इस चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी कि सिग्नल देता है। किसके जंगल, तो ठीक किसके जंगल के बारे में बात करें तो कुक्कुड़ जो होती है, कुक्कुड़ यानी कि आदिवासी लोग की एक जनजाति होती है जो कि झारखंड में पाई जाती है। कुक्कुड़ क्या है, तो यह एक प्रकार की आदिवासी जनजाति है, ठीक है। यहाँ जंगल कम हो रहे हैं, उनकी जगह पर खनन और डैम बनाए जा रहे हैं। तुरंग के क्या है, तुरंग का अर्थ क्या होता है, तो कई बार पूछा, तुरंग का अर्थ जंगल होता है, इसको कुक्कुड़ लैंग्वेज में कहा जाता है जंगल, ठीक है।
बात करें जंगल अधिनियम 2007 के बारे में, तो जो 25 साल से अधिक समय तक किसी जंगल में रहे हों वो वहीं पर रह सकते हैं। मतलब उनको परमिशन, जो 25 साल कोई आदिवासी किसी जंगल में रह रहा हो तो वो उस जंगल का वो मालिक हो जाएगा, वहाँ उसे हटाया नहीं जा सकता है। ये जो है जंगल अधिनियम 2007 कहता है। और उनकी सुरक्षा का कार्यभार वहाँ का ग्राम सभा उठाएगी। सूर्यमणि की बात करें तो सूर्यमणि क्या है, तो एक सच्ची घटना है जो कि एक स्टार गर्ल के बारे में बताती है। ठीक है, बात करें, इसको सब आराम से पढ़िएगा आप, रोक के वीडियो। झूम खेती के बारे में हमने अभी आपको बता दिया कि मिजोरम साइड की है, स्थानांतरित खेती इसको कहते हैं। ठीक है, मिजोरम का मुख्य फसल क्या है, तो मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। फसल पकने का त्यौहार कौन सा है, तो चराओ। फसल पकने पर यहाँ से कौन सा त्यौहार या डांस होता है, तो चराओ। मिजोरम में लॉटरी के तहत साझा जमीन को बारी बारी से लोगों को खेती करने के लिए जमीन दी जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कुछ गुण तथा जो कुछ गुण होते हैं ये वंशानुक्रम से हमें प्राप्त होते हैं, तथा कुछ गुण जो होते हैं हम अपने जो वातावरण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और पोलियो क्या होती है, पोलियो एक वंशानुगत बीमारी नहीं है, ये वातावरणीय है। जो पोलियो है ये वंशानुक्रम से नहीं आती है, ये जो आपका वायरस होता है वायरस से भी ये फैलती है। ठीक है, इनके बारे में हमने अभी आपको बताया। ग्रेगर मेंडल के बारे में ये पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़िएगा। यहाँ ये इन चीज़ों के बारे में देखिए, जैसे गन्ना होता है, गन्ने की फसल के लिए क्या जरूरी होता है, अधिक, तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरनपोली क्या है, तो ये मीठी रोटी को गुड़ के चने से बनती है। ये पूरनपोली जो एक मीठी रोटी होती है जो कि गुड़ और चने से बनती है, तीखी कदी के साथ खाया जाता है। ठीक है, कैरावन क्या है, तो यह एक वाहन है। कैरावन क्या है, यह एक स्वदेशी वाहन है, एक वाहन है जिसमें सभी रहने वाली सुविधाओं होती हैं, शौचालय, रसोई घर, कमरा आदि। यानी कि जो एक वाहन होता है कैरावन, उसी में सारी चीज़ें, बेडरूम भी होगा, ड्राइंग रूम भी होगा, शौचालय भी होगा, रसोई घर भी होगा, सारी चीज़ें इसी वाहन के अंदर होती हैं, तो कैरावन इसी का नाम है। चूहे की नज़र कमज़ोर होती है। ठीक है, चूहे की जो नज़र होती है वो कमज़ोर होती है, लेकिन जो सूंघने की क्षमता होती है और स्वाद चखने की संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा अत्यधिक होती है। बात करें नागपुर में दाल व मीठा शुगर मिलाकर खाया जाता है। दाल में जो है मीठा मिलाकर खाया जाता है। और मीठा और कहाँ पर खाया जाता है, तो गुजरात में जो है दाल वाले में मिठाई डालते हैं। ठीक है, नृत्य करते समय दाएं चेहरे का प्रयोग, फीलिंग और कंसिडर किया जाता है, मुद्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं आप आराम से पढ़िएगा। बात करें उल्लू की अपनी गर्दन कितना घुमाता है, तो उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। एक पक्षी पंख उड़ने के साथ साथ उन्हें सर्दी से बचने के लिए मदद, जो पंख होते हैं, पंख किस काम आते हैं पक्षी के, तो उड़ने के लिए और सर्दी से बचने के लिए। साथ ही एक समय पर उनके पंख गिरते रहते तथा नए पंख जो है वो निकलते रहते हैं। ब्रेन लिपि के बारे में हमने आपको बताया, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अध्ययन के लिए होती हैं। ठीक है, और क्या कहाँ से था उस चीज़ के बारे में हमने, कितने पॉइंट होते हैं, सभी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। पीछे आप चाहे पीछे के पढ़ लीजिए, यहाँ से वीडियो रोक कर आप देख लीजिएगा। चलिए, जो ये बज्जू गाँव है, बज्जू गाँव कहाँ है, कि बज्जू गाँव राजस्थान का है। मानचित्र पर बने प्रत्येक चिन्ह बच्चों को उनको समझाने की मदद करते हैं। ठीक है, बच्चों के पानी बचाने की आवश्यकता को लेकर उनके पुनः उपयोग पर चर्चा करना चाहिए। हांगकांग कहाँ का है, हांगकांग, तो सांपों से बना हुआ खाना है। ठीक है, लिंग हु फेन, ये क्या है, ये जो है सांप के बने से एक बना हुआ व्यंजन होता है। कश्मीर की बात करें, कहाँ पर खाया जाता है। ठीक है, तो कश्मीर में क्या खाया जाता है, झील की मछली को सरसों के तेल से बनाकर खाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ का है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। गोवा की बात करें तो गोवा में समुद्र की जो मछली होती है, तो कश्मीर में देखिए झील की मछली प्रयोग होगी, और गोवा में समुद्र की मछली यहाँ पर किस तेल से, तो नारियल के तेल से बनती है। केरल में टाइपिकोवा ज़मीन के नीचे से उगता है, जिसे नारियल का यूज़ करके करी के साथ किया जाता है। और जो आपका केरल होता है, केरल में भी आपका ये नारियल के तेल से मछली बनाई जाती है केरल में। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा आराम से, जो वीडियो को रोक करके आराम से बात पढ़ लीजिएगा। बात करें पैडागॉजी के बारे में, तो पैडागॉजी ऑफ ईवीएस यानी कि ईवीएस की पैडागॉजी के बारे में, तो बच्चों का वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को
देखिए, जो बच्चों को वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को कैटेगरी वाइज करना आवश्यक होता है, ठीक है, सिखाया जाता है वर्गीकरण में। और बच्चों को अपने पर्यावरण आसपास से सूचना एकत्र करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को प्राकृतिक व अवलोकित करने के लिए अवसर सक्रिय भागीदारी देना चाहिए और कक्षागत कार्यों में बाहरी संसार से जोड़ना आवश्यक होता है। यानी कि बच्चों को जो आप सिखाएंगे वो बाहरी जीवन से उसको जोड़कर सिखाएंगे। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें विविधता सिखाने में मदद करेगा, ठीक है। और कहानियाँ पढ़ने सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए कला व शिल्प जैसे क्रियात्मक कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें कुछ कार्य भी दिए जा सकते हैं, जैसे कुछ ड्रॉ करना या फिर अवलोकन करने हेतु। बच्चों को स्वयं से आकलित करने के लिए मौका दिया जाए या पौधे जानवरों को वर्गीकृत करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्हें कहानी कविता सुनाने हेतु कहा जा सकता है, परंतु याद करके रटने के लिए नहीं। मतलब याद करने के लिए कहेंगे आप, लेकिन उनको रटने के लिए नहीं कहेंगे आप, ठीक है। सामुदायिक के बारे में बात करें, सामुदायिक संसाधन के बारे में, जैसे डॉक्टर हो गए, किसान हो गए, सफाई कर्मी हो गए, ठीक। विद्यालय में बुलाकर जो है इनसे बातचीत किया जा सकता है, चीज़ों को समझाया जा सकता है बच्चों को, ठीक है। बच्चों को पौधे के बारे में या पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, पौधों के मित्र बनाने के लिए, उन्हें स्वयं से जो है खाद देने के लिए प्रेरित करने के लिए ईवीएस सिखाई जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा संबंधी जल, पौधे व अन्य चीज़ों पर गाए जाने वाले गाने आदि गाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सामाजिक भेदभाव यानी कि जाति हो गया, लिंग हो गया के प्रति बच्चों को उनके स्तर पर संवेदनशील बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आगे बात करें, बच्चों को अवलोकन करने व प्रदर्शन करने के लिए मौका दें। कुछ चीज़ें जो स्पष्ट करने हेतु बातचीत किया जा सकता है, ठीक है। और बच्चों को क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध संसाधनों की सामग्रियों को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस तरह के तरीके को चूज़ करें जिनमें बच्चा स्वयं करके संबंध से, यानी कि करके सीखे बच्चा, ठीक है, खेल के द्वारा और करके सीखे। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए, जैसे जिन चीज़ों को स्वयं अनुभव के द्वारा जोड़ा जाए ताकि अत्यधिक संवेदनशील बच्चे हो सकें। उन्हें स्वयं जो है एक्सपोज करने के लिए उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों को रचनात्मक हेतु भरपूर मौके दें। यानी कि बच्चा रचनात्मक और अपनी रचना को दिखाने के लिए या सृजनशीलता दिखाने के लिए बच्चों को भरपूर मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को पक्षी, जीव, पौधों विशेषताओं का पता लगे ताकि उन्हें नाम भी, चाहे उन्हें नाम याद हो चाहे याद ना हो, किसी भी जीव को जो है गुड बैड के वाद विवाद के लिए डिस्कस करवाया जा सकता है, ठीक है। ईंधन के प्रभाव, जल, पर्यटन आदि पर समाचार पत्रों की जो है माध्यम से उन्हें बातचीत करवाने का मौका दिया जा सकता है। कक्षा की बातचीत के बारे में बात करें तो इसमें अनुभव शामिल किया जा सकता है, ठीक है। एक कहानी को बेहतर तरीके से जो है रोल प्ले करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी के मौके दें जिससे बच्चा स्वयं करके सीखे। उन्हें एक दूसरे को मदद करने का सहयोग के अवसर दें। लिंग भेद, तकनीक आदि के या जो नशे के प्रति संवेदनशील हो उस चीज़ों में बात करें। पक्षियों को अवलोकन करने हेतु तो नज़दीक से देखा जाए, और जिससे बच्चे आसपास की बर्ड वाच को बनाने के लिए हेल्प कर सकें, ठीक है। पानी संरक्षित करने के लोकल विधियां क्या होती हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। पर्यावरण की सभी चीज़ें क्या हैं इसके बारे में बात करनी चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि बच्चे जो है मैप के अंदर स्टाइलिश और दूरियां जैसे चीज़ों के लिए वो समझ सकें। मैप का प्रयोग इसलिए किया जाता है, ठीक। बच्चों में जीवों के विषय में अपने पेरेंट्स से जानने के लिए कहें, और इस बात को जानने हेतु कि कुछ जीवों की संख्या कैसी लगातार कम हो रही है, इस चीज़ के बारे में वाद विवाद करना चाहिए। वाद विवाद बच्चों के विषय में कई तरह से देखने हेतु प्रेरित करना चाहिए। रेलवे टाइम टेबल को कैसे रीड किया जाता है इस चीज़ के बारे में 24 घंटे का फ्रेमवर्क के तहत इसका घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग कई क्रियाकलापों के द्वारा भूगोल एवं गणित में पढ़ने के लिए जो है किया जा सकता है, ठीक है। खेतों के बारे में यानी खेलों के बारे में, खेल के बारे में जीवन हेतु नियम बनाना चाहिए। सहयोग, पक्षपात नहीं करना है, सहानुभूति और अनुशासन के लिए, ठीक है। फूलों का अवलोकन करना यानी कि वर्गीकरण करना, जागरूकता आदि प्रकार के पंखुड़ी, रंग, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप वीडियो रोक करके पढ़ते जाइएगा, ठीक है।
ये सभी चीज़ों को आप वीडियो रोक करके आराम से पढ़िएगा। बात करें एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 फॉर ईवीएस क्या कहती है, तो इसमें कितनी थीम है हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें 6 थीम है। परिवार व मित्र, आवास, भोजन, यात्रा, जल और चीज़ें जो हम करके सीखते हैं। उप थीम कितनी है, परिवार व मित्र जैसे संबंध हो गया, कार्य खेल हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए। भोजन में जैसे उप थीम में चखना हो गया, पचाना हो गया, पकाना हो गया, संरक्षित करना, किसान व भूख, ये सभी जो हैं ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो जो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ईवीएस की जो थीम्स हैं, इसमें एक गहरी व अंतर्बाधित समझ के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक थीम में कुछ जो है कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है, इसलिए जो है कि इस क्वेश्चन यानी जो चीज़ बच्चे जानते हो वहाँ से शुरू करना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबें जो हैं लिंग, वर्ग, संस्कृत, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने की जो है ज़रूरत को बताती हैं। और ईवीएस की जो बुक है संबंधित आकलन सतत आधारित हो तथा बच्चे का आकलन करके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तथा सामूहिक कार्य के आधार पर हो। एनसीएफ की सिफारिशें हैं ईवीएस के लिए, उन पर बात की जाए तो बच्चे का विद्यालय जीवन उसके विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो बच्चों को विद्यालय ज्ञान दे रहे हो वो उसके बाहरी ज्ञान से जोड़ करके आपको देना होगा। बात करें आगे तो यह बच्चों के विद्यालय, घर व समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। यह रटंत व किताबी प्रणाली को हतोत्साहित करता है, यानी कि बच्चे को खुद से करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, इन किताबों का लक्ष्य छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को प्राप्त करने में मदद करता है। बच्चा अपने वातावरण, पर्यावरण को संपूर्णतया जो है देखता है। ठीक है, बात करें बच्चा अपने वातावरण पर, हाँ ठीक है, इसमें थर्ड से लेकर 5th तक की होती है, यानी कि आपका कक्षा 1-2 में ईवीएस नहीं होती, 3, 4, 5 में ईवीएस होती है। और प्रत्येक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है इसको। ठीक है, ईवीएस विद्यालय को 1st, 2nd कक्षा में किताबी रूप से न रख करके इन्हें भाषा व गणित के साथ सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ईवीएस पुस्तकों में परिभाषित या सूचनाओं की जगह नहीं दी गई है, यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा भी औपचारिक नहीं है। ईवीएस को केवल पुस्तक के ज्ञान एकमात्र नहीं साधन नहीं है, परंतु यह बच्चों को नया ज्ञान निर्माण करने के लिए प्रेरित है। तो क्वेश्चन ऐसे एज इट इज इससे भी छपते हैं। ठीक है, देखिए जो टाइम टेबल होता है उसमें लचीलापन रखने की ज़रूरत है ताकि टीचिंग उसमें बेहतर हो सके बच्चों में। अध्यापक व आकलन के लिए प्रयोग किए गए जो तरीके हैं, ये विधियाँ हो प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक की प्रभावशालिता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और बच्चे अधिक क्रियाशील, उत्सुक व चर्चा, छोटे समूह में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की प्राथमिकता व स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक छात्र केंद्रित हो ताकि बच्चों को स्वतः अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता मिल सके, वह अन्वेषण कर सके और रटने व याद करने को मजबूर बच्चा ना हो। ठीक है, विद्यालय की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो विद्यालय की भूमिका हेड ऑफ इफेक्ट्स, ताकि बच्चे सेवन से अत्यधिक करके सीख सकें और कल्पनाशील क्रियाकलाप होते हैं उनका प्रश्न पूछ सकें। बच्चे अपने बड़ों के साथ जुड़कर बच्चे स्वयं अपना ज्ञान का निर्माण कर सकें। ठीक है, ये इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और अगर इस तरह से हम बच्चों को अधिगम में सहभागिता बनाते हैं तो वो रचनात्मक पहल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, न कि केवल उन्हें ज्ञान एक स्थिर या गहनकर्ता के रूप में। ठीक, परीक्षा हेतु केवल पाठ्यपुस्तक को ही बच्चे के लिए ना बनाया जाए। ठीक है, जो 10 क्लास को करना चाहिए कठिन पाठ्यक्रम को, इसको पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं एनसीएफ 2005 का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो एनसीईआरटी की कार्यकारिणी में 14वां 19 जुलाई 2004 को बैठक में एनसीएफ को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। तो एनसीएफ को संशोधित कब किया गया, 14वां 19 जुलाई 2004 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा ये निर्णय लिया गया। बात करें एनसीएफ 2005 है क्या, तो विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षावादी के वैज्ञानिक विषय विश्लेषणात्मक व अध्ययन में मिलाकर तैयार किया गया है। एचआरडी मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश को चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा है। एनसीएफ यानी कि पाठ्यचर्या नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत मार्गदर्शक तत्व की बात करें तो यह ज्ञान को
ज्ञान को, जो स्कूल का ज्ञान हो उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए और विद्यालय को रटन प्रणाली से मुक्त कर दिया जाए। पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित न किया जाए, बाल केंद्रित किया जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और स्कूल राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अवस्थान विद्यार्थियों को तैयार किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय महत्व बिंदुओं पर पाठ्यक्रम में शामिल हो। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव की बात करें, यानी कि एनसीएफ 2005 के सुझाव क्या क्या हैं, तो शिक्षण सूत्रों का अधिगम प्रयोग हो, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि हो। ठीक है, सूचना को ज्ञान मानने से बचे और विद्यालय पाठ्यक्रम जो होता है उसकी मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली से असफलता का प्रतीक हैं। यानी कि मोटी किताबों पर नहीं बल दिया जाए, बच्चों को सिखाने पर बल दिया जाए, बच्चों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर सिखाया जाए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, अभिभावक को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी सी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। ठीक है, बच्चों को स्कूल से गहरी जीवन की तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें। बच्चे में शांति व नियम बार बार ठीक नहीं है, यानी बच्चे जो बोलते हैं बोलने तो, शांति व्यवस्था जरूरी नहीं है। ठीक है, बच्चे आए हैं स्कूल तो बोलेंगे पढ़ेंगे। और यह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो शैक्षिक गतिविधियाँ हों उसमें अभिभावक भी जुड़ें। समुदायों को मानवीय संसाधन के रूप में होने वाले अवसर दें। खेल, आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने में व तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दें और बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान रख सकती है। अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। वे पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का अवसर देती हैं। कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकार अवसर प्रदान किए जाएं। सजा व पुरस्कार की भावना सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चे को सजा या भावना या पुरस्कार सीमित रहे। ठीक है, बच्चे के अनुरूप व स्तर को जो प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा को प्रदान की जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का श्रेय दें। ठीक है, और शिक्षक प्रशिक्षण में विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। ठीक है, शिक्षक को एकेडमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। बात करें शिक्षा के लक्ष्य एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो लक्ष्य क्या क्या है, तो स्कूल के जीवन को बाहरी जीवन आस-पड़ोस से जोड़ना, आत्मज्ञान। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। संस्कृति में विविधता का सम्मान करना, व्यक्ति का अंतर को स्वीकार करना, राष्ट्रीय व देश पर गर्व करना, कक्षा में अच्छा माहौल व उसमें बच्चों की भागीदारी, शिक्षा को शिक्षा प्रक्रिया की गरीबी, संप्रदाय, जाति, लिंग से मुक्त कराना, साहित्य व कलात्मक रचनात्मकता को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बोझ को कम करना है, शिक्षा में जो है व्यस्त विसंगतियों को कम करना है। ऐसे पाठ्यक्रम का विकास जिसमें से ज्ञान का व्यवस्थित रूप से विकसित हो, विचारों की स्वतंत्रता हो, बच्चे में सभी बालकों को सशक्त बनाना है, रचनात्मकता का विकास करना है। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ये चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, इसको देख लीजिएगा। जैसे एनसीएफ का सूत्र है ये क्या है, तो बिना भार के अधिगम, यानी बिना भार के शिक्षा। ठीक है, और एनसीएफ 2005 का आरंभ कहाँ से हुआ है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से सभ्यता और प्रगति से जो है इसका विस्तार हुआ है। सुविधा प्रदाता कौन होगा, तो जो टीचर होगा वो सुविधा प्रदाता या फिर उत्प्रेरक का काम करेगा बच्चे के लिए। पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संदर्भ में जोड़कर गहन अध्ययन किया जा सकता है। अनुभव, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप आराम से। तो ये थी आपका जो है सीटेट की ईवीएस, सीटेट की ये फुल ईवीएस की क्लास है रही है। उम्मीद करेंगे जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अन्य सब्जेक्टों की मैराथन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, कुछ कमी लगी हो तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।